सपोज गाइस पावर इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइंड होती है? पोटेंशियल एट टाइम टी इनटू करंट एट टाइम टी, यही तो होता है. सो पावर एट टाइम टी इज पोटेंशियल एट टाइम टी इनटू करंट एट टाइम टी. अब कोई कहे पावर एवरेज बिटवीन t equal to 0 to t equal to capital T. Can I say this will be defined as integral of power instantaneous dt 0 से t upon t. हाँ या ना? अच्छा ठीक है, एवरेज आरएमएस नहीं है. हाँ या ना? अब मान लो मैं कहूं घूम फिर के पूरे ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट्स हैं, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में मैं घूम फिर के कहां से शुरू हुआ था? प्योर रजिस्टर होता. प्योर रजिस्टर, तो मैंने कहा प्योर रजिस्टर मतलब ओनली आर वाला सर्किट. ओनली आर वाले सर्किट में पावर एवरेज निकालो. तो ओनली आर वाले सर्किट में क्या चीज ट्रू है? अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. तो करंट लिखूंगा तो कैसे लिख दूंगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सेम फेज में. तो पावर एवरेज इन वन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट डी टी 0 से t अपॉन t. इसको लिख दो v नॉट आई नॉट बाई 2t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t प्लस 2 फाई नॉट इंटू डी टी 0 से t. पहले वाला इंटीग्रल तो t ही बन जाएगा, दूसरे का बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई नॉट अपॉन 2 ओमेगा. और कहां से कहां तक लिमिट? 0 से t. और टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ रिपीटिशन इज 2 पाई बाय ओमेगा. पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई बाय ओमेगा. इसको कैपिटल टी बोल दोगे तो यहां पर फाइनल लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा? साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 2 फाई नॉट माइनस साइन 2 फाई नॉट. ये कट गया अपॉन 2 ओमेगा. साइन 4 पाई प्लस 2 फाई नॉट क्या हो जाएगा? साइन 2 फाई नॉट, साइन 2 फाई नॉट, साइन 2 फाई नॉट कट जाएगा. ये वाला टी बचेगा सिर्फ, ये भी यहां से कट जाएगा. तो आंसर बनना चाहिए वी नॉट आई नॉट बाई 2. इसको फिर लिख दूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. तो मैं ये कहूंगा पावर एवरेज कंज्यूम्ड इन रजिस्टर ओनली इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर की आरएमएस वैल्यू इंटू करंट अक्रॉस द इन द रजिस्टर की आरएमएस वैल्यू. क्या मैं कह सकता हूं कि आरएमएस इज लाइक द हाइपोथेटिकल कांस्टेंट वैल्यूज which produce the same heat? हाँ या ना? It is like DC counterpart of AC. V into I पावर कब बोलते थे? जब कांस्टेंट चीज होती थी. तो ये एक तरीके से V into I आ गया, लेकिन V और I पीक वैल्यूज नहीं आई. क्या आ गई? RMS वैल्यूज आ गई. तो हम ये कहेंगे रजिस्टर में एवरेज पावर क्या हो गई? पोटेंशियल RMS अक्रॉस द रजिस्टर इनटू करंट RMS अक्रॉस द इनसाइड द रजिस्टर. हाँ या ना? लेकिन कभी अटेन तो होगी नहीं. हाइपोथेटिकल मतलब ये आइडिया इसकी डीसी काउंटर पार्ट ऑफ एसी क्यों बोलते हैं? कई बार ये बोलते हैं आरएमएस इज डीसी काउंटर पार्ट ऑफ एसी. व्हाट इज डीसी? कांस्टेंट चीज. तो हमने कहा उस कांस्टेंट चीज के पीक वैल्यूज आर नॉट व्हिच प्रोड्यूस दैट कांस्टेंट इफेक्ट. हाँ या ना? आरएमएस अगर मैं देता तो सेम हीट जनरेट हुई होती. यही तो बोल रहा है वो.
बात समझ में आई या नहीं आई? कांस्टेंट वैल्यू कितनी देता, आरएमएस देता, तो सेम हीट जनरेट हुई होती। यार ओनली रजिस्टर की बात करी हमने अभी, किसकी बात करी है? ओनली रजिस्टर। ओनली रजिस्टर में तो हमारा पावर एवरेज क्या हो गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। चलो एक काम करके देखते हैं, ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर। मान लो मैंने कह दिया करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कॉस नहीं बनेगा, माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ऐसा आ गया। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। फिर थोड़ा मैथ लगाना भैया, माइनस साइन पहले कॉमन लेना, फिर साइन 9 पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी लिख देना। अब कोई कहे पावर एवरेज इन वन टाइम पीरियड, पावर एवरेज इन वन टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन इनटू डी टी 0 से टी अपॉन टी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस वी नॉट आई नॉट बाय 2t साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल बनेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा। ये क्वांटिटी बन जाएगी माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 कॉस 4 पाई कितना हो गया 1, और ये हो गया प्लस 1, एवरेज पावर आ गई 0। ओनली कैपेसिटर के अंदर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाऊं या ऑल्टरनेटिंग करंट भेजूं तो वो एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करता एक टाइम पीरियड के अंदर। ये सही भी है, याद करें एलसी ऑसिलेशंस, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट ही बना था, उसमें कैपेसिटर ही था और इंडक्टर भी था। वो कैपेसिटर क्या करता था, याद करेंगे पहले T/4 के अंदर वो डिस्चार्ज होता था। अगर वो चार्ज मैक्सिमम से चालू हुआ तो पहले T/4 में वो डिस्चार्ज होता था, फिर अगले T/4 में उल्टी पोलैरिटी पे चार्ज होता था। इसका मतलब T/2 में भी एवरेज पावर 0 ही आएगी, T में भी 0 आएगी, T/2 में भी 0 आएगी, T/4 में नॉन 0 आएगी। क्योंकि तुम एवरेज पावर निकाल के देखो इन T/2 करोगे तो यहां पर आ जाओ सीधा कि ये आ गया वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रल में लिमिट चेंज हो गई 0 से T/2, और नीचे भी बेटा T/2 हो जाना है, ये मत भूल जाना, क्योंकि पता चला नीचे का T खा गए और T की जगह T/2 करना भूल गए। तो एंड में क्या बनेगा, यहां पर ये बनेगा हमारा कॉस 2 ओमेगा, हाँ T/2 है तो 2 पाई बाय ओमेगा की जगह पाई बाय ओमेगा बन जाएगा, हाँ या ना? एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 बनेगा, ये तो हमारा फिर से प्लस 1 बन गया, और फिर कॉस 2 पाई हमारा फिर ये 1 बनेगा तो फिर माइनस 1 हो गया, फिर से 0 आएगा। तो एवरेज पावर इन T/2 भी कितनी आ गई 0। फिर एवरेज पावर निकालो इन T/4, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट आई नॉट बाय 2
t की जगह लिख दिया t/4 माइनस ऑफ नीचे आ गया 2 ओमेगा कॉस, उसी को देख के कर रहा हूं, कॉस 2 ओमेगा t/4, t था 2 पाई बाय ओमेगा का 1/4 माइनस कॉस 0, ये कटा ये कटा, कॉस 180 होता है -1 और यहां पर माइनस है -1 और ये माइनस माइनस ये 2 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 और ये 2 कट गया, हाँ या ना। कितना बचा हमारे पास, ओवरऑल एक नेगेटिव बचा हुआ है माइनस v0 i0 बाई 2 का 1/4 और t की जगह लिख देना 2 पाई बाय ओमेगा, और एक नीचे ओमेगा भी बचा हुआ था, ओमेगा भी कट गया, 4 भी कट गया, पावर एवरेज आ रही है माइनस v0 i0 बाय पाई। ये माइनस क्यों आ रही है, सोच रहा हूं मैं। इनिशियल वोल्टेज कॉस में थी, चार्ज क्या होता था सीवी, चार्ज कॉस में था, इनिशियल चार्ज मैक्सिमम था, पहले t/4 में डिस्चार्ज हुआ है, उसने पावर ली नहीं है, दी है, इसलिए वो नेगेटिव आई है। हाँ, अगर तुम करंट ले लेते कॉस में, पोटेंशियल हो जाता साइन में, और पोटेंशियल अगर साइन में होता तो इनिशियल चार्ज 0 होता, t/4 में वो चार्ज होता कैपेसिटर, तो वो एनर्जी लेता, तब पॉजिटिव आता। समझ में आई बात या नहीं आई, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब इंडक्टर का लेके देखो, ओनली इंडक्टर का, उसमें भी मैं कर नहीं रहा, ओनली इंडक्टर में ध्यान क्या रखना होगा कि अगर तुमने करंट लिया I0 साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल लिखोगे V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसमें भी पावर एवरेज 1 टाइम पीरियड में 0 आएगी, इसमें भी पावर एवरेज हाफ टाइम पीरियड में 0 आएगी, इसमें भी पावर एवरेज t/4 में v0 i0 बाय पाई इस टाइप का आएगा, मैग्नीट्यूड एटलीस्ट, हाँ या ना। और अगेन करंट हमने साइन का लिया है, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती थी ½ Li², इनिशियल एनर्जी 0 है, हाँ या ना, I 0 है ना, इनिशियल t 0 पे I 0 है, तो पहले t/4 में करंट मैक्सिमम तक जाएगा तो पावर लेगा, तो पावर एवरेज कंज्यूम्ड पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आई या नहीं आई है, पक्का, आर यू श्योर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हो गया ओनली रेजिस्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली इंडक्टर। अब हम बात करेंगे इन जनरल, इन जनरल। गाइस इन जनरल क्या होगा, इन जनरल ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V0 साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल अप्लाइड, और करंट कैसा हो गया I0 साइन हाँ ऐसा ही होगा यार, देयर विल बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन द, भाई कोई भी सर्किट ले लो यार, कोई भी सर्किट ले लो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, कुछ तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा और कुछ करंट गया होगा, हाँ या ना, ऐसा ही तो होगा। अब इसमें पावर एवरेज कितनी होगी, इसमें पावर एवरेज कंज्यूम्ड कितनी होगी, तो कहना इसे पावर एवरेज वुड बी इन वन टाइम पीरियड वुड बी V0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ0 इंटू साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रल 0 से t अपॉन टी। बताओ भाई अब क्या आगे क्या करूं, अरे वो हो जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉस से माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये बन जाएगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी,
कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस क्या बोलते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा ना, तो माइनस वाले में प्लस आएगा प्लस वाले में माइनस आएगा, तो कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2t कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, दैट्स कॉस ए प्लस बी इंटू डी टी जीरो से टी, हाँ या ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बन जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2t, दैट इज इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉस फाइव नॉट, नहीं कॉस ऑफ माइनस फाइव नॉट, कॉस ऑफ माइनस फाइव नॉट तो कॉस फाइव नॉट ही हो गया, तो ये तो हो गया कॉस फाइव नॉट इंटू डी टी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इंटू डी टी, जीरो से टी, अरे अभी बहुत मजा आएगा, अभी देखते हो एक सेकंड। वंशिका कॉस फाइव नॉट का इंटीग्रल क्या होगा, बोलो जरा, कॉस फाइव नॉट का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस फाइव नॉट तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रल t रहेगा, शर्म आई, नहीं ये नहीं था अरे कांस्टेंट कॉस फाइव नॉट t, अब कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बाई 2 ओमेगा, लिमिट जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा, जब ये वाली चीज कैलकुलेट करोगे तो ये साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा प्लस फाइव नॉट माइनस साइन फाइव नॉट बन जाएगा, ये कट जाएगा। अब वो तो आधे टाइम पे होता है, इसी बात पे कंफ्यूज बैठी होगी, ये क्या काट कैसे देते हैं सर, ये तो अलग चीज है यार, उसको पता ही ना हो कि क्या बोलते हैं 360 क्या बोलते हैं प्लस थीटा, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, वो कहेगी 360 भी नहीं है सर, ये तो 4 पाई है, 720 है जी, ये टी कट गया, तो आंसर आ गया वी नॉट आई नॉट cos phi naught by 2. Okay guys, we got the answer. It is V RMS into I RMS into cos phi naught. Only resistor के केस में phi naught was 0, cos 0 is 1. Only inductor या only capacitor के केस में this was either plus 90 or minus 90. तो cos 90 is 0, cos minus 90 is 0, हाँ या ना, so this quantity is called as power factor. सर इसे cos के टर्म्स में नहीं cos नहीं, पूरी टर्म को बोल देते हैं पावर फैक्टर, so power factor की वैल्यू is going to lie between 0 to 1. क्वेश्चन आएगा तो हर बार इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना ऐसे, पहले तुम लिख लो, पहले पूरा समझ में आ रहा है, उसका मैं समझाता हूँ कि क्या आएगा, इसमें तो फिर मैं रुक जाओ, पहले तो लिख लो पूरा। गाइस ओनली सीरीज सर्किट हो, मान लो, देखो ओनली सीरीज सर्किट है, शांत होके देख लो बोर्ड की तरफ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। ओनली सीरीज सर्किट हो, मान लो ले लो रजिस्टर, कोई एक सिंपल सा ले लेते हैं, और ले लो इंडक्टर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, आर ले लिया, एल ले लिया, इसमें सबसे पहले क्या बनाओगे, फेजर बनाओगे, किसका, करंट का, उसके साथ फेज में क्या हो जाएगा, आई नॉट आर, पोटेंशियल अहेड करंट
ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट इज आई नॉट जेड, हाँ या ना। ये हो गया एंगल थीटा। अब मैंने सोचा ये पोटेंशियल का फेजर है और ये करंट का था, हाँ या ना। ये पोटेंशियल का फेजर है और ये करंट का था, तो इस सर्किट का पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा? मैं कह सकता हूं इस सर्किट का पावर फैक्टर हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा आई नॉट आर अपॉन आई नॉट जेड, तो हमने कहा पावर फैक्टर हो जाएगा आर बाय जेड। मैंने कहा कैसा भी सीरीज का सर्किट होगा उसमें हमेशा ऐसा ही आएगा, तुम आरसी ले लो उसमें भी आर बाय जेड ही आएगा, तुम एलसीआर ले लो उसमें भी आर बाय जेड ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जेड चेंज होता जाएगा, मतलब इस केस में जेड की जगह क्या हो जाएगा? आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, एल एल था ये एल स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ, अगर एलसीआर ले लेता अगर मैं एलसीआर ले लेता तो पावर फैक्टर क्या हो जाता? वो हो जाता आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? अब मैंने कहा, अब सोचो जरा एक सेकेंड, अब सोचो इस सर्किट में पावर एवरेज कंज्यूम्ड कितनी होनी चाहिए? पावर एवरेज कंज्यूम्ड, एक सेकेंड सोच के, ये वाला पोटेंशियल का आरएमएस, ये वाले करंट का आरएमएस इनटू पावर फैक्टर, कि मान लो वोल्टेज ले लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो ये करंट बनेगा, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा दिस विल बी वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू पावर फैक्टर, इंटू पावर फैक्टर को लिख सकता हूं आर बाय जेड, हाँ या ना? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैंने फिर सोचा यार ये वी आरएमएस को लिख सकता हूं आई आरएमएस इंटू जेड, हाँ, वी आरएमएस इज आई आरएमएस इंटू जेड, तो इसको लिख सकता हूं आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू जेड इंटू आर बाय जेड, तो आंसर आ गया आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, तो ये आ जाएगा पावर एवरेज। यहां तक का समझ में आया? अच्छे से, बहुत धीरे धीरे, मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, गलती मत कर देना। फिर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ये एवरेज पावर कंज्यूम्ड हुई सर्किट में, इसको मैं दूसरे तरीके से सोचना चाह रहा हूं कि यार देखो इंडक्टर तो कोई पावर खाता ही नहीं था, क्योंकि वो तो चार्ज डिस्चार्ज T/4 साइकिल में जो एनर्जी लेगा पहले T/4 में, वो अगले T/4 में दे देगा, फिर T/4 में लेगा, T/4 में दे देगा। इसका मतलब यार जो ओवरऑल पावर कंज्यूम होनी चाहिए सर्किट में, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में होनी चाहिए। तो मैंने कहा पूरे कि व्हाट इज पावर एवरेज इन रजिस्टर ओनली, इन रजिस्टर ओनली, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इन रजिस्टर ओनली दैट शुड बी वी आर का आरएमएस, वी आर का आरएमएस इंटू करंट का आरएमएस, करंट का आरएमएस इंटू 1, रजिस्टर का 1 होता है, रजिस्टर का 1 होता है। समझ में आया क्या कह रहा हूं कि पावर एवरेज इन रजिस्टर ओनली शुड बी वी आर का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का आरएमएस, इसके अंदर करंट जो है अब वो तो सेम ही है, तो आई आरएमएस इंटू पावर फैक्टर, इसका क्या हो गया 1। फिर मैंने कहा यार इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो यही तो है, उसको क्या लिख सकता हूं, आई आरएमएस इंटू आर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, सेम ही आ गया। जेड निकालने की जरूरत नहीं, मतलब पावर के लिए भले ही नहीं पड़ी,
कई बार क्वेश्चनों में होता है कि भाई रजिस्टर के अंदर पावर दे ही दी, फिर पूछ रहा है कंफ्यूज करने के लिए पावर एवरेज इन सर्किट, तुम पता चला पूरी महाभारत करके यहाँ तक पूरा घूम के आओगे, या आंसर वही आना है, क्योंकि जो सर्किट में पावर कंज्यूम होनी है वो रजिस्टर वाली ही है, बाकी इंडक्टर तो पावर कंज्यूम करेगा नहीं। समझ में आया नहीं आया? पावर फैक्टर पूछ लिया, वो क्या हो जाएगा, R by Z हो जाएगा। उससे मैंने करके दिखा दिया कि देखो उसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा पावर एवरेज इन सर्किट इज सेम एज पावर एवरेज इन रजिस्टर ओनली। ये पूरा सीरीज के लिए मैंने बात कर दी, एक के पैरेलल के लिए भी करूंगा। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर भी वो पावर फैक्टर पूछ सकता है। अगर हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करे थे, उनमें तुम्हें दिखाई दे रहा है बीटा, बीटा जो निकला था, बीटा एंड में बीटा निकला था, करंट और पोटेंशियल के बीच में बीटा, उसका कॉस बीटा इज पावर फैक्टर। आगे डन। हाँ, जो एंड में बीटा निकला था, कॉस बीटा इज पावर फैक्टर। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ओनली पैरेलल होता तो पैरेलल सर्किट, हमने कहा भाई ये हो गया रजिस्टर, और मान लो ये ले लिया हमने कैपेसिटर, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई गई, इसमें क्या होगा, फेजर बनेगा पोटेंशियल का। हाँ, कभी पोटेंशियल सेम होता है। करंट हमारा रजिस्टर में क्या हो जाएगा, V नॉट बाई आर। कैपेसिटर में करंट अहेड पोटेंशियल, ये हो जाएगा V नॉट बाई XC। ये हो जाएगा I नॉट, दैट विल बी V नॉट बाई Z। ये एंगल हो जाएगा थीटा। टेक्निकली ये तुम्हारा करंट का फेजर है, ये तुम्हारा वोल्टेज का फेजर है, तो cos थीटा इज पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर हो जाएगा दिस बाय दिस, दैट इज V नॉट बाय R डिवाइडेड बाय V नॉट बाय Z। ये हो जाएगा Z बाय R। सो इन जनरल हमारा पावर फैक्टर क्या आएगा, Z बाय R पैरेलल सर्किट्स में। हैप्पी? उसके बाद पावर एवरेज कितना हो जाएगा, पावर एवरेज हो जाएगा पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू, पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू होगी Vrms, करंट की आरएमएस वैल्यू दैट इज Irms। कौन से वाला करंट, ये वाला करंट, ये वाला पोटेंशियल, इनटू पावर फैक्टर दैट विल बी Z बाय R। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि करंट की आरएमएस वैल्यू इस पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू अपॉन Z ही तो है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? करंट की आरएमएस वैल्यू इस पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू अपॉन Z। तो क्या मैं कह सकता हूं करंट की आरएमएस वैल्यू कैन बी रिटन एज पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू अपॉन Z। Z से Z कट गया तो ये आ जाएगा V RMS स्क्वेयर अपॉन R। दिस इज योर पावर एवरेज, दिस इज योर पावर एवरेज इन द सर्किट इन वन टाइम पीरियड। अब मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि यार जो ये एवरेज पावर कंज्यूम हुई है ना सर्किट में, वो सिर्फ रजिस्टर में ही हुई है। तो मैंने कहा पावर एवरेज इन रजिस्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर का आरएमएस, करंट इन रजिस्टर का आरएमएस इनटू पावर फैक्टर इज 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस आर रजिस्टर वाला तो यही हो गया, तो वो तो V RMS ही हो गया। हाँ हाँ, और करंट इन रजिस्टर क्या हो जाएगा, V बाय R, V नॉट बाय R। तो उसका आरएमएस क्या हो जाएगा, V RMS बाय R। या सेम नहीं आ गया? ओके ओके, यहां तक समझ में आ गया? दिस ब्रिंग्स अस ऑलमोस्ट टू द कंक्लूजन। AC इज ऑलमोस्ट ओवर, पावर फैक्टर निकालना आ गया। Why AC is better than DC? Why AC is better than DC? I gave you one reason. You can do step up, step down in AC. You cannot do step up, step down in DC. और step up, step down से फायदा क्या होता था,
पावर लॉसेस बच जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, हाँ या ना? नाउ वी हैव गॉट सेकेंड रीजन व्हाई एसी इज बेटर देन डीसी. Why AC is better than DC? Why AC is better than DC? ठीक है गाइस, क्वेश्चन है ये हमारे पास ना बल्ब होते थे डीसी सर्किट चैप्टर में, हमारे पास बल्ब्स होते थे और बल्ब्स की होती थी रेटिंग. उनकी रेटिंग कुछ ऐसे हो जाती थी. सबको सोच रहा हूँ चिल. $60 volt एंड 100 watt ये कह दिया, और फिर कहते थे कि हमारे घर पे सप्लाई आ रहा है, डीसी सप्लाई आ रहा है 200 वोल्ट का, और हम चाहते हैं कि ये बल्ब ग्लो कर जाए नॉर्मल ब्राइटनेस से. ये क्वेश्चन हमें करना आता था कि भाई नॉर्मल ब्राइटनेस से ग्लो कराना है किसी बल्ब को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा. पहला स्टेप तो होता था इसकी रेजिस्टेंस निकालते थे. इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 60 स्क्वायर बाय आर इज 100, तो रेजिस्टेंस हो गई 36 ओम. ठीक है, उसके बाद इस बल्ब को एक रेजिस्टर की तरह मानो ऑफ 36 ओम्स. उसके सीरीज में एक और रेजिस्टर लगा दो, सो दैट कि जब तुम डीसी वोल्टेज लगाओ 200 वोल्ट की, हाँ या ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहे 60 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाए 140 वोल्ट, हाँ या ना. और इसमें करंट कितना हो जाएगा, फिर करंट हो जाएगा 60 बाई 36, दैट्स 10 बाई 6. फिर 140 को इक्वेट कर देना 10 बाई 6 इंटू आर, तो 14 इंटू 6 कितना आया, तो 84 ओम्स. ये रेजिस्टर लगाना पड़ेगा. अब मान लो ये बल्ब मुझे एसी से जलाना है, ये बहुत इनएफिशिएंट वे है. बताओ क्यों इनएफिशिएंट है भाई. मेरे को बल्ब जलाना और बगल में एक रजिस्टर लगा के एनर्जी फूक रहे हो. मतलब मान लो तुम्हें अगर क्या बोलते हैं बल्ब जलाने, इसका मतलब 3-4 बल्ब जलाओ एक साथ, वो भी थोड़े डिम जलेंगे, या हर एक बल्ब के पैरेलल सीरीज में एक रजिस्टर डालो अगर घर में डीसी आता है तो. अब तुम कहोगे ये तो बड़ा पंगे वाली बात हो गई. मैंने कहा नॉट ओनली बल्ब, दैट विल हैपन विद एवरीथिंग. तुम पंखा चला रहे हो, पंखे को चाहिए मान लो 40 वोल्ट, घर में आ रहा है 200 वोल्ट, फिर उसके सीरीज में रजिस्टर. फिर तुम ट्यूबलाइट जला रहे हो, उसके सीरीज में रजिस्टर. 10 ट्यूबलाइट जला रहे हो, 10 के सीरीज में, या तो सारी की सारी 10 जलाओ एक साथ. हाँ, तो एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, दैट्स द होल पॉइंट. अब तुम कहोगे कि ये तो हमेशा होगा ही होगा. मैंने कहा एसी में नहीं होगा. मान लो मेरे घर में एसी आ रहा होता, पहली बात तो रजिस्टर की जगह कुछ और यूज नहीं कर सकते. किसी के दिमाग में होगी इंडक्टर यूज कर दें. मैंने कहा इंडक्टर यूज करोगे तो पहले तो बल्ब जलेगा नहीं और स्टेडी स्टेट में बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंडक्टर, और सारा करंट कितना हो जाएगा 200/36. और अगर कैपेसिटर यूज करोगे तो कैपेसिटर क्या करेगा, पहले तो फ्यूज होने की कोशिश करेगा, और अगर फ्यूज नहीं भी हुआ तो स्टेडी स्टेट में बुझ जाएगा, क्योंकि उल्टी बैटरी बन जाएगा, चार्ज हो जाएगा. तो इसका मतलब तुम कैपेसिटर भी यूज नहीं कर सकते, इंडक्टर भी यूज नहीं कर सकते डीसी के अंदर. अगर एसी आता तो इंडक्टर या कैपेसिटर यूज कर लो, पोटेंशियल भी स्प्लिट करने में मदद करेगा और हीट भी जनरेट नहीं होगी उसमें, पावर एवरेज भी 0 होगी. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? If it was instead of DC it was AC, if instead of DC it was AC, I can use capacitor or inductor in series to make the bulb glow with normal brightness. अब तुमको ऐसा होता है, तुमने जो पंखा होता है उसके बगल में देखा है ऐसा कुछ बना होता है कैपेसिटर, पंखे के वहां पर जो मोटर है उसके बगल में एक लटका होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर.
कैपेसिटर होता है वो? हाँ ट्यूबलाइट हाँ, में भी होता है। ट्यूबलाइट में चोक कॉइल होती है, इंडक्टर। हाँ, चोक कॉइल इज इंडक्टर। तो छोटा सा जो हाँ, चोक बोलते हैं जिसे। कैपेसिटर, वो स्टार्टर भी तो कुछ लगा। स्टार्टर अलग चीज है, स्टार्टर अलग चीज है, और एक चोक कॉइल अलग चीज है। तो चोक कॉइल इज इंडक्टर। एडिट बेनिफिट क्या हो गया? तो अब क्वेश्चन बनाएगा वो। क्वेश्चन जानते हो कैसे बनाएगा? ओके, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द कैपेसिटेंस। ध्यान तुम इस चीज अभी यहाँ ध्यान मत देना गलती से इस पे, क्योंकि इस बार इस चीज पे क्वेश्चन आया था। इस बार इस चीज पे क्वेश्चन आया था, तो ध्यान नहीं दोगे तो गया। लोगों से नहीं हुआ, लोगों से नहीं हुआ, क्योंकि एवरीवन वाज लाइक चैप्टर के एंड में करा रहे थे, इसके आने के चांसेस क्या है, इसी पे आया था। नॉर्मल ब्राइटनेस, हमने कहा क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मल ब्राइटनेस से ग्लो करवाना है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस दैट नीड टू बी पुट इन सीरीज सो दैट कि, अच्छा इसकी पहले रेटिंग दी हुई थी, रेटिंग से तुम रेजिस्टेंस निकाल लो। तुमने ये ले लिया रेजिस्टेंस, ये हो गया 36 ओम, साथ में लगा दिया कैपेसिटर। इस पूरे के अक्रॉस क्या लगाया है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितनी होनी चाहिए? 60 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितनी होनी चाहिए? वही तो नहीं कर सकते। आरएमएस में है ना? अरे आरएमएस नहीं, तुम ऐसे ऐड कर सकते हो क्या? तुम ये कह सकते हो क्या 140 और 60 का सम विल बी 200, ऐसे नहीं कह सकते हो? ये तो फेजर से होएगा, ये तो फेजर से होएगा। ये तो मैं भी समझ गया कि सारी चीजें आरएमएस रही होंगी। ये जो रेटिंग फिटिंग दी है ये एवरेज रहा होगा, ये भी एवरेज रहा होगा, तो ये आरएमएस रहा होगा बेसिकली, ये भी आरएमएस रहा होगा। तो ये भी आरएमएस है, ये आरएमएस है। इसका मतलब करंट आरएमएस कितना होना चाहिए? 60/36 ही होना चाहिए। ये हो गया 10/6 एम्पियर। अब यहां पर फेजर बनाओ करंट का। करंट का फेजर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? 10/6। ये करंट का फेजर बन गया। इस करंट के फेज के साथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा, वो कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट। करंट अहेड पोटेंशियल, इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल होना चाहिए वीसी। वीसी हो जाएगा 10/6 इंटू एक्सी। 10/6 इंटू एक्सी। ये बात समझ में आया नहीं आया? आई एक्सी हो गया। उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट निकालोगे वो 200 होगा। 200 हो जाना चाहिए 60 स्क्वायर प्लस 10/6 एक्सी का स्क्वायर का अंडर द रूट। तो ये आ गया 200 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर का अंडर द रूट इंटू 6/10 इज एक्सी। मार्केट में जाके उसको कहना इतनी ओम रिएक्टेंस का कैपेसिटर दे दो। क्या यही तो बोलोगे? ये जो आंसर निकला है ये क्या निकला है तुम्हारा? ये तुम्हारा कैपेसिटेंस थोड़ी निकली है, ये तो तुम्हारी रिएक्टेंस निकल गई। तो मतलब मार्केट में जाके तुम क्या कहने वाले होगे कि ओके आई वांट टू ग्लो दिस, मेक दिस बल्ब ग्लो विद नॉर्मल ब्राइटनेस, गिव मी अ रेजिस्टर, नहीं सॉरी, गिव मी अ कैपेसिटर ऑफ 200 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10, 114.4 ओम्स का कैपेसिटर। ये क्या बकवास करोगे? मतलब वो भी हंसेगा तुम्हारे ऊपर, वो कहेगा, मार्केट वाला दुकानदार कहेगा ये क्या बकवास कर रहा है। कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फेरेड। फिर तुम्हें एंड में बताना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि देखो ऐसा है, मैं इंडिया में था 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सप्लाई आ रहा था। अब सी निकलेगा, कभी एक्सी को लिख दोगे तुम 1/ω/c इज 114.4 और ओमेगा को लिख दोगे 2π50 इंटू 114.4। इतने फैरेड का कैपेसिटर चाहिए। And I believe इसको माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब वो आई डोंट नो, दैट्स योर हेडेक। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, वैल्यूज अच्छी होंगी।
क्या पता नहीं हो। क्या पता ना हो, तुम्हारी किस्मत। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे तो यहीं पे नहीं पड़ गए होंगे, यहीं पे पकड़ के 60 और 140 मारा होगा। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक। बच्चे खुचे हैं, वो वहां पर एक्सी पे बैठ के नाच रहे होंगे कि यार मेरा तो ओम में आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि पैकेट पूछी थी। हाँ। उल्टा भी हो सकता था, मतलब आई थिंक उल्टा था कि शायद इंडक्टर था, इंडक्टर दिया था कि व्हाट इंडक्टर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओमेगा तो बेसिकली एंड में ये XL निकलेगा और XL को फिर ओमेगा L लिख दोगे। पहले तो कंसेप्ट आना चाहिए कि इसके अंदर क्या कर रहे थे। नॉर्मल ब्राइटनेस वाले के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, किसमें? AC वाले में। और दिस इज व्हाई AC इज बेटर देन DC। व्हाई AC इज बेटर देन DC? इसमें इंडक्टर या कैपेसिटर विल नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी। एंजॉय गाइस। क्वेश्चन बोलो भाई। सानी का बेटा क्वेश्चन बताओ। HC वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन बोलने का कष्ट करें। हाँ। 55 watt, एक बल्ब है, पावर है उसकी 55 वॉट, operated at 110 volts, ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, connected to 220 volts, 220 वोल्ट AC से कनेक्ट किया है, 50 hertz, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और choke line, choke coil से connected है सीधी। हाँ, और वो नॉर्मल ब्राइटनेस से ग्लो करना चाहिए। तो हमने कहा 110 स्क्वायर बाय R शुड बी 55, दैट इज 110 into 2 is resistance is 220 ohms। एक और चीज मैं कह सकता हूं कि ये जो बल्ब है ये एक रेजिस्टर हो गया और सीरीज में एक इंडक्टर लगाना है सो दैट कि ये नॉर्मल ब्राइटनेस से ग्लो कर जाए। हाँ या ना? जब AC सोर्स कितने का हो? 220 वोल्ट का हो, RMS वैल्यू होगी। क्या होगी? RMS वैल्यू होगी। फोन्स ऑन साइलेंट। ये कितना हो गया? 220 ओम्स। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 110 वोल्ट। इसका मतलब इसमें करंट कितना होना चाहिए? हाफ एम्पियर। हाँ या ना? अब फेजर बनाओगे RMS का, तो करंट का फेजर सबसे पहले बनेगा क्योंकि सीरीज के अंदर करंट कॉमन होता है। तो करंट हो गया हाफ। अब मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर क्या हो जाएगा? सीधा 110 ही हो जाएगा क्योंकि हाफ इंटू 220 इज 110। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल अहेड करंट होता है इंडक्टर में, वो हो जाएगा हाफ इंटू XL। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हो गया। उनका रिजल्टेंट हो जाना चाहिए 220 हो गया अंडर द रूट ऑफ 110 का स्क्वायर प्लस XL बाय 2 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं XL बाय 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 220 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर। 110 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 तो √3 आ जाएगा। इसको लिख दूंगा मैं ओमेगा L बाय 2। ओमेगा को लिख दूंगा 2 पाई 50, इससे L आ जाएगा। तो L आ गया तुम्हारा 220 √3 अपॉन ये हो गया 100 पाई। तो ये हो गया तुम्हारा 2.2 √3 बाय पाई। किस किस का ये आया? हाँ, यही आना चाहिए एग्जैक्टली। उसके बाद इसकी वैल्यू आई थिंक 1.2 आ रही थी हेनरी। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, क्योंकि AC के अंदर बल्ब्स को नॉर्मल ब्राइटनेस से ग्लो करवाने के लिए हम सीरीज में कैपेसिटर या इंडक्टर लगा देते हैं और उसमें कोई पावर लॉस भी नहीं होता क्योंकि इस इंडक्टर ने कोई एनर्जी नहीं खाई है।
पोटेंशियल को स्प्लिट करने में मदद कर दी। बड़े अजीब सा एडवांटेज है, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, अजीब सा है थोड़ा।